चलो जी, तो नेक्स्ट टाइप को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप में जो टेंस है अगला, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दिखा रहा हूँ। आप एक बार उस पर नज़र डालिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा आपको जो फ्रेज़ है क्लोज है, क्लोज जो है वो आपको यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट करना है। जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके बताएंगे भाई, ठीक है, जल्दी से। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा, बता दिया होगा। तो ये क्वेश्चन दिखाने का पर्पज़ आप लोग सब जानते ही हैं कि आपको पहले मैं प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूँ, बाद में सॉल्यूशन, और फिर प्रॉब्लम पे हम लोग वापस आएंगे। तो ये थोड़ा आपके लिए समझना आसान रहता है। तो अब जो टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, उसके लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। यहाँ तक कहानी क्लियर सभी बच्चों की? अच्छा, अब सीधा हम लोग इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ आप ऐसे एक्शंस में करते हैं जो कि पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने 3 सेंटेंस हैं कि मैं तुम्हारे फादर से कल मिला, मेरे पिताजी मनाली गए थे लास्ट ईयर, और मैंने ये पेन यूके में ख़रीदा। तो अगर आप देखेंगे तीनों ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें जो एक्शन है वो ख़त्म हो चुका है कि मैं तुम्हारे पापा से मिला, मैं गया लास्ट ईयर और मैंने ये ख़रीदा। अब तीनों में काम खत्म हो चुका है, तो देखेंगे तीनों में सब्जेक्ट के साथ V2 का ही यूज़ हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कैसे, मीट मेट मेट, तो मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन सेकंड फॉर्म है, बाय बोट बोट सेकंड फॉर्म है। तो ऐसे एक्शंस जो कि फिनिश्ड हो जाते हैं उसके अंदर हम लोग बेटा V2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, आप बताइएगा क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो मैंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कटा कटा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं है, लाइन के ऊपर लिख दिया मैंने, बाकी मीनिंग समझ में आ रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, ये पहली बार मैंने ये मूवी देखी है। तो मूवी देख ली ना, काम खत्म हो गया भाई, काम खत्म हो गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक्शन फिनिश्ड है, कंप्लीटेड है, तो V2 लगाते हैं और V2 लगाया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस ठीक होना चाहिए, यस और नो। बट ये सेंटेंस रॉन्ग है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे आना चाहिए दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी। सर ये क्या हो गया? अभी तो आपने कहा ऐसे एक्शन जो फिनिश्ड होते हैं, कंप्लीटेड होते हैं, उसके अंदर हम V2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ काम कंप्लीट हो तो रहा है और V2 आया तो हुआ है, क्या दिक्कत है? उसको हटा के और कोई टेंस क्यों लगा रहे हो, और कोई ऐसा टेंस लगा रहे हो जो भी हमने पढ़ा ही नहीं है? तो वो तो आगे चल के आएगा कि हैव सीन यहाँ पे आना है, कि वो क्यों आएगा, वो आगे चल के आएगा। बट आप मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ V2 क्या सोच के लगाया? तो आप बोलोगे भाई सेम बात सर, मैं मीनिंग निकाल रहा था, मीनिंग मैंने देखा कि काम खत्म हो गया, मूवी देख ली है, खत्म हो गया, तो V2 लगा दिया था। अब फिर से वही गलती हुई कि नहीं हुई, जो गलती मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पकड़वाना पहचान मतलब सिखा रहा था कि सेंटेंस का हिंदी देख के ये नहीं निकालना है कि वो अभी भी हैबिचुअल एक्शन है, कि वो कंप्लीट हो गया है, नहीं। टाइम एक्सप्रेशंस देख के टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ये हिंदी से आप लोग कर रहे थे, इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में V2 आना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट है कि नहीं है। क्योंकि आप इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं, आप मीनिंग निकाल रहे हैं, आप हिंदी निकाल रहे हैं, जो कि नहीं निकालनी है। तो क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आप टाइम एक्सप्रेशन से करेंगे। जैसे हैबिचुअल एक्शंस थे, उसके टाइम एक्सप्रेशंस बताए थे मैंने, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, वंस अ डे, वंस अ वीक, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। ऐसे ही सिंपल पास्ट के भी ऐसे एक्शन जो फिनिश्ड हो चुके हैं उनका भी टाइम एक्सप्रेशन है, और वो टाइम एक्सप्रेशन है बेटा V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। मतलब टाइम एक्सप्रेशन के लिए जो वर्ब आती है वो आती है V2। अब आपके सामने ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं, यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग, डे बिफोर यस्टरडे, अगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई सन, कोई मंथ और सन एक साथ दे रखा हो। ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि काम खत्म हो गया। कहीं पे भी ये दिख जाए तो आंख बंद करके आप वहां पे V2 लगा देंगे, ठीक है जी। तो अभी आपकी वही फिर से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़वाने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन, बताओ। जनरली बच्चों को ना इस वाले टेंसेस में दिक्कत रहती है, इन 3 में।
V2 में, हैज़ हैव प्लस V3 में और हैड प्लस V3 में। वन बाय वन करके हम सबको डील कर लेंगे, अभी इसको डील कर रहे हैं, इनकी भी कंफ्यूजन आगे चल के मैं दूर कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा। अब आप हिंदी निकालते रहोगे, कुछ साल पहले एक्सीडेंट ने डिस्ट्रॉय किया उसकी फैमिली को, बट वो सरवाइव कर गई पेन को, एंड रोज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम द एशेज, और वो एक तरीके से बिखर गई थी, और वो फिर उसने अपना पोटेंशियल समझा और वो दोबारा से खड़ी हुई। अब उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता उसकी विल को। ये विल मॉडल वर्ब वाला विल नहीं है, ये विल मतलब विल पावर की बात हो रही है। उसकी विल को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हिट कर दिया है रॉक बॉटम और वो सर्वाइव कर गई है। तो उसमें अब इतना जो है जिगरा आ गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगो लिखा हुआ है, तो अगो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो कि V2 लेके आता है। तो देखो, बात ये भी पास्ट की करता है, बात ये भी पास्ट की करता है, बात ये भी पास्ट की करता है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पास्ट आएगा। अगो देख के याद आ रहा है कि मुझे V2 का फॉर्म लगाना है। तो V2 कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो ए आंसर है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो ऐसे अपनी मनमर्जी से वर्ब नहीं लगानी है, टाइम एक्सप्रेशन देखना है, जो टाइम एक्सप्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। हैबिचुअल का है तो हैबिचुअल वाली वर्ब आएगी, फिनिश्ड का है तो फिनिश्ड वाली वर्ब आएगी। ऐसे ही हैज हैव प्लस V3 के टाइम एक्सप्रेशंस अलग हैं, हैड प्लस V3 के टाइम एक्सप्रेशंस अलग हैं, उनकी बात हम आगे चल के करेंगे, ठीक है भाई। बताओ, science has given us many new inventions in the 19th century that included typewriter, aspirin, camera, sewing machine. It was indeed a golden era of science. तो देखो, साइंस ने हमें दिया, क्या दिया? इन्वेंशंस। कब दिया? 19th सेंचुरी में दिया। कोई सन है, कोई मंथ है, कोई डेकेड है, कोई सेंचुरी है, ठीक है ना। ये सब के सब फिनिश्ड के टाइम एक्सप्रेशन है। तो फिनिश्ड का मतलब होता है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज होता नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है। किसकी? गिव की। सेकंड फॉर्म क्या होती है? गिव होती है। Science gave us many new inventions in the 19th century. इसमें बताओ। On October 12, 2006, the Indian Super League ISL has gotten off to a splendid start in Kolkata, where there was no lack of fans. Over 60,000 turned up. Turned up का मतलब होता है कहीं पे मौजूद होना, कहीं पे अपीयर होना। टर्न अप का मतलब बढ़ाना भी होता है, कुड यू प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न डाउन का मतलब घटाना, ये भी होता है, ठीक है। यहाँ पे टर्न अप का मतलब मौजूद होना। तो इतने लोग थे, 60,000 वॉच कर रहे थे मैच को, कोलकाता और मुंबई के बीच में। अब आप देखो ना, टाइम एक्सप्रेशन देखो, फिनिश का टाइम एक्सप्रेशन है, कोई सन है, कोई मंथ है, तो उसमें हम लोग V2 का यूज़ करते हैं। क्या यहाँ पे V2 है? नहीं। तो हैज़ तो हटाओ, और गॉटन बच्चे थर्ड फॉर्म की तरह कंसिडर करने लग जाते हैं, बट ये थर्ड फॉर्म नहीं है। गेट, गोट, गोट ही होता है। गोटन जो है वो एडजेक्टिव है। इल गोटन हेल्थ बोलते हैं ना, इल गोटन हेल्थ। कैसी हेल्थ? इल गोटन हेल्थ। गॉटन जो है वो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, वो वर्ब नहीं होता है। तो गेट, गोट, गोट होता है। तो वैसे भी हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडियन सुपर लीग गोट ऑफ टू ए स्प्लेंडेड स्टार्ट। गो ऑफ का मतलब शुरुआत होना किसी चीज की, बड़े मतलब जोरों शोरों से। गो ऑफ। अभी यहाँ क्या आएगा? गोट आएगा, पास में जाना है ना। चलो इसके अंदर बताओ जल्दी से। जो होल नेबरहुड था वो शॉक में था जब उन्होंने सुना एक टेरिफाइंग न्यूज। किसके बारे में? कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बेरहमी से मार दिया गया, जो कि मर्डर हुआ था लास्ट नाइट। अब आप देखो ना, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। मीनिंग तो मैं बस आपके पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। कभी आप सोचो आप सर मीनिंग से कर रहे हो, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मैं मीनिंग से नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम एक्सप्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। वो तो मैं सेंटेंस का सेंस पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट का मतलब आपका क्या चाहिए भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? नहीं। सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब क्या करें? अगर आप ध्यान से देखेंगे, टेरिफाइंग के नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो अगर आप ये लिख देंगे बी ऑप्शन, तो टेरिफाइंग टेरिफाइंग 2 बार हो जाएगा भाई, समझे मेरी बात। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है, सी है। दे हर्ड अ पीस ऑफ टेरिफाइंग न्यूज। आफ्टर दे हर्ड अ पीस ऑफ टेरिफाइंग न्यूज, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है। चलिए अगली टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप का एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसी का ही सिंपल पास्ट टेंस की अगली टाइप का एक क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार ये टाइप एग्जामिनेशन में देखी जा चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या मिस्टेक है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बताओ बेटा। चलो, तो कौन सा जो यहाँ पे क्लोज इसे रिप्लेस करेगा, तो वो आपने एक बार ट्राई मार लिया होगा। अब हम इसको पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, फिर इसी चीज़ पे हम लोग दोबारा वापस आएंगे।
ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए आप एक चीज समझिए, कभी आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम दिखाई दे रहा हो, तो उसके तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट आए तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो चार आपके सामने क्लोजेस लिखे हुए हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अपॉर्चुन टाइम, ये चारों सेम होते हैं। इनमें से आप कुछ भी यूज कर लो और इन चारों का मतलब होता है अब वो सही समय है, दिस इज द राइट टाइम। अब वो सही समय है, दिस इज द राइट टाइम। और इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि थोड़ी देर हो चुकी है, अब ये काम हमें करना चाहिए। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, चाहिए, चाहिए। सही लिख रहा हूँ ना? इतनी भी खतरनाक हिंदी नहीं है भाई मेरी, मतलब बेकार हिंदी नहीं है, बढ़िया हिंदी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चाहिए सही लिखा है ना? चलो जो भी है देख लेना। तो क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर का मीनिंग बताया मैंने, थोड़ी देर हो चुकी है और ये काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक स्ट्रक्चर और सुना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद आ रहा हो तो। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुना है ये स्ट्रक्चर किस किसने? इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू हेल्प हिम। हम लोग बहुत बार सुनते हैं ऐसा स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये वाला स्ट्रक्चर और ये सेम ही है दोनों। मतलब आप इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस वी टू बोलो, या इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस वी टू बोलो, या इसके बाद या इसके बाद, ये स्ट्रक्चर और ये सेम ही बात है भाई। बस ये हमको पता होता है, ये पता नहीं होता। ये बहुत आसान है जिसमें टू के बाद वी वन आ जाता है, बट ये स्ट्रक्चर नहीं पता होता। आओ इस स्ट्रक्चर को एक बार देखो। क्या इट इज टाइम लिखा है? क्या मैं इसकी जगह इट इज हाई टाइम भी लिख सकता था? इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, सब लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, हाँ जी, तो फिर वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? V2 आनी चाहिए थी। फर्स्ट फॉर्म में गलत हो गया, वर्कड आएगा। इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे आपने एक नंबर पक्का तो कर लिया, V2 तो आपने लगा दिया यहाँ पे, बट V2 लिख देने के बाद बच्चा ये सोचता है कि इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ पास्ट में है, जबकि मैं बताना चाहता हूँ ऐसा रटो मत कि V2 आएगा तो मीनिंग पास्ट में ही होगा। जैसे अभी हमने पिछले टेंस के अंदर देखा कि फ्यूचर की बात करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, एस या ईएस का यूज कर रहे हैं फ्यूचर की बात करने के लिए, जबकि हम लोग रट रहते हैं एस या ईएस तो बस प्रेजेंट के लिए ही आता है। तो ऐसा रटना नहीं है कुछ भी। बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो कि शायद आपने स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ी होंगी, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आपको हजम नहीं होगी, बट करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी हजम नहीं होती थी, बट स्टिल आदत पड़ गई भाई, क्योंकि नंबर कटने लगे थे एग्जामिनेशन में, तो फिर अपने को तो भाई नंबर से मतलब है, अपने को जॉब से मतलब है, हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम बेटर तरीके से सॉल्व कर सकें। अपने को ज़्यादा कूल नहीं बनना है कि नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम बचपन से चीज़ें जो पढ़ते आ रहे होते हैं या कोई बात मानते आ रहे होते हैं, एकदम से कोई नई बात आके बताई जाए तो वो एक्सेप्ट करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, आई नो। तो यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? तो मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है अब वो सही समय है, ये काम करना चाहिए क्योंकि देरी हो गई है। तो इस सेंटेंस का मतलब है इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, अब वो सही समय है कि हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि देरी हो गई है। तो ये सजेशन दे रहा है, ये एक फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है भाई। V2 लिखा हुआ है और पास्ट की बात भी नहीं हो रही है। तो ऐसा सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं रटना है, मीनिंग भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसी को अगर मैं इस स्ट्रक्चर से लिखूं तो इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, ये तो सबसे आसान है, लेकिन इतना आसान पूछेगा एग्जामिनेशन में नहीं, वो घुमा के पूछेगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है जी, इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, ध्यान रखिएगा। एक और देखते हैं, इट इज हाई टाइम शी लीव्स फॉर द स्टेशन। अगर आप देखेंगे इट इज हाई टाइम लिखा है, इट इज अपॉर्चुन टाइम हो, अबाउट टाइम हो कुछ बोलो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लीव्स गलत है, उसकी सेकंड फॉर्म बनती है लेफ्ट। तो इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द स्टेशन, और मीनिंग क्या है? अब वो सही समय है, हमें स्टेशन के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि देरी हो गई है, ये काम कर लेना चाहिए, अब वो सही समय है। और इसको हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, इट इज हाई टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, या इट इज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। बट वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा ना, वो सिंपल है, ये पूछेगा। आओ वन बाय वन उड़ाते चलो जल्दी से एक बार। इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम। इट इज हाई टाइम है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है। अब अगर आप सेंटेंस देखेंगे ना, सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि अब वो सही समय है, हमें कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जबकि मैंने कहा था शुड का सेंस देता है, शुड यूज नहीं होता है।
शुड का सेंस देता है, स्ट्रक्चर तो इतना ही है भाई, शुड यूज नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये गलत है, पढ़ने में भले आपको सही लग रहा हो सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, प्रिपेयर्ड आएगा। इट इज़ हाई टाइम वी प्रिपेयर्ड फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। अब वो सही समय है, हमें शुरू कर देना चाहिए तैयारी करनी, क्योंकि देरी हो गई है। ये अच्छा सेंटेंस है, बताओ बताओ बताओ। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगा? एट आएगा। इट इज टाइम यू एट फूड। मम्मी ने आपके लिए खाना पिरोस दिया है, थाली में खाना डाल दिया है, सब्जी भी डाल दी है कटोरी के अंदर, आगे रोटी भी रख दी है, रायता भी पड़ा है, चावल भी है, और आपको बस ये कहा जा रहा है कि बेटा आप खा लीजिए इसे, क्योंकि गरम गरम मम्मी तवे पे और रोटी सेक रही है आपके लिए, तो आप ये खाएंगे तभी दूसरी आएगी। और अब आपने पड़े पड़े उसको ठंडा कर दिया है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आप खा ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने टीवी पे कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसा एपिसोड या कुछ ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, कि पहले कुछ दिख जाए, वो देखते देखते मैं खाना खाऊंगा, है ना? ऐसा होता है, टीवी चल रहा है या मोबाइल आजकल उठा लेते हैं हम लोग, तो जो पहले कुछ जब मतलब मैं तो छोटे होते ऐसा ज़्यादा करता था, अब नहीं करता हूँ भाई, खाना खाते खाते कोई टीवी फ़ोन नहीं। तो मैं क्या करता था, टीवी पे पुराने से पुराना चैनल भी खंगाल देता था, कहीं कोई ना कोई तो मूवी फंसेगी, कुछ तो आ रहा होगा, कोई बढ़िया चीज़ तो आ रही होगी, तो कहाँ कहाँ कब तक पहुंच जाता था, कुछ मिलता ही नहीं था, इतने में खाना ठंडा हो लेता था। तो फिर मम्मी आती थी पीछे से, गरम चिमटा एक कमर पे लगा, ऐसे ऐसे हो गया था, और रिमोट ऐसे हवा में उछलता हुआ मम्मी ये क्या लगा दिया। तो फिर मम्मी तब से कह तो रही थी, हम खा ही नहीं रहे थे भाई, तो अब वही बात आ गई ना, अब वो सही समय है, खाना खा लेना चाहिए क्योंकि देरी हो गई है, ठीक है? इट इज टाइम यू एट फूड। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो जी आगे चले, पक्की बात है। लो जी इसके अंदर बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट इन क्राइम अगेंस्ट विमेन। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपने ये सुना होगा, इसे कई बार रिकॉर्ड कहते हैं, कई बार रिकॉर्ड कहते हैं, क्या चीज है ये? रिकॉर्ड हम तब बोलते हैं जब ये वर्ब की तरीके से यूज हो, और रिकॉर्ड हम लोग तब बोलते हैं जब ये नाउन की तरीके से यूज हो। तो यहाँ ये वर्ब नहीं है, वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट भी होता ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, ये पूरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये द आर्टिकल आया हुआ है, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, ये पूरा नाम है, नाउन है, ठीक है? द आर्टिकल इसी के लिए आया हुआ, कंपाउंड नाउन है, ये 4 शब्दों से बन के एक शब्द बना है, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है? तो पॉइंट क्या था यहाँ पे? रिकॉर्ड नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू दिस उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है लिस्ट में, किस लिस्ट में? क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इट इज एन अपॉर्चुन टाइम, स्टेट गवर्नमेंट को अब स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेने चाहिए जो कि क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट, बजाय किसके कि जो तुच्छ मुद्दे हैं उसके अंदर ध्यान देने की बजाय। तो इट इज अपॉर्चुन टाइम के बाद सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट, और आगे चाहिए आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, तो टुक आनी चाहिए। तो ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सिर्फ यहाँ पे टुक है, तो मतलब आपका डी आंसर हो गया। कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, कॉन्सेप्ट वही छोटा सा होता है, वो जानबूझ के आपको डराने की कोशिश करेगा, आप पगला जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यो इतना बड़ा कैसे आ गया, वो ईट वाला तो बड़ा छोटा सा सेंटेंस था, अभी वैसा आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो लेंथ कितनी भी बड़ी कर दे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? The exams are around the corner and you have more than half of the syllabus to cover up. It is time you studies well to pass the examination. एग्ज़ाम नियर आ गए हैं, आधे से ज़्यादा सिलेबस अभी कवर करना है, तो अब वो सही समय है, कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए भाई, देरी हो गई है। तो इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट आया, आगे आपको V2 चाहिए। V2 स्टडीज़ नहीं है, स्टडी नहीं है, आर स्टडिंग नहीं है, हैव स्टडी नहीं है, स्टडीड आना चाहिए, तो मतलब आपका डी आंसर होना चाहिए। सभी बच्चों को मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए जी अगली टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगली टाइप को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगली जो टाइप है उसका एक क्वेश्चन आप सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे और खुद से एनालाइज करके एरर बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई साथ साथ, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। आज ही अब जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है हैबिट ऑफ पास्ट। तो अभी हमने सबसे पहले देखा कि जो कंप्लीटेड एक्शन है, जो फिनिश्ड एक्शन है, उनमें सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। दूसरा हमने देखा वो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम वाले जो
स्ट्रक्चर्स हैं उसमें यूज़ होता है। तीसरा है हैबिट ऑफ पास्ट। अब जब कभी भी हमें पास्ट की हैबिट बतानी होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर टेंस तो चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस, बट यहाँ पे फिर सिंपल पास्ट में तो V2 होता है और यहाँ पे लेकिन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों हुआ है? पास्ट की बात हो रही है, बावजूद उसके यहाँ पे V2 का यूज़ ना करके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये है, बच्चे जनरली जो जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि देखो सर यहाँ ना ईडी लगा पड़ा है, ईडी लगा पड़ा है तो यूज्ड पहले से ही पास्ट में, इसलिए यहाँ पास्ट नहीं बनाया। बच्चे जनरली ये जवाब देते हैं, जबकि ये लॉजिक गलत है। फिर कुछ बच्चे ऐसा जवाब देते हैं सर टू के बाद ना V1 ही आता है तो इसलिए यहाँ पे यूज टू के बाद V1 आया है, बट टू के बाद तो ING फॉर्म भी आती है, आगे चल के हम लोग जेरेंट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। टू के बाद ING वाली फॉर्म, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, she came to me with a view to forming some government, yeah, she came to me with a view to getting some help। तो टू गेटिंग सम हेल्प, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू गेटिंग टू मीटिंग, यहाँ तो टू के बाद ING वाली फॉर्म आ रही है, तो वो लॉजिक भी फेल हो गया क्योंकि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसा तो नहीं है भाई। तो दोनों लॉजिक फेल हो जाते हैं और एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे ये है कि जो यूज्ड है बेटा वो एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और इसका हिंदी में शाब्दिक मीनिंग होता है किया करता था, किया करता था। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि V2 नहीं आता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ आई यूज टू ईट या आई यूज टू एट सैंड, तो एट वाला गलत हो जाएगा। मैं बचपन में मिट्टी खाया करता था, पास्ट की हैबिट बता रहा है। ही यूज टू प्लेड नहीं, बच्चा सोचता है पास्ट की बात हो रही है तो प्लेड लगा दो, नहीं, ही यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ कि कभी कभी यूज टू नहीं लिखा होता पास्ट की हैबिट बताने के लिए, आप सिर्फ वुड का भी यूज़ कर सकते हो। अगर वुड प्लस V1 लिखोगे वो भी पास्ट की ही हैबिट बताता है। जैसे यहाँ बोला आई यूज टू ईट, आप ऐसा भी बोल सकते हो आई वुड ईट सैंड इन चाइल्डहुड, सेम ही बात होती है। हालांकि वुड के बहुत सारे यूज़ होते हैं, वो हम मॉडल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं एक यूज़ उसमें से बता रहा हूँ कि वुड का यूज़ पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी होता है। बोलो हाँ। तो आई वुड ईट बोलो, ही वुड प्ले बोलो, ही यूज टू प्ले बोलो, दोनों का सेम मीनिंग है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चले, तो आप एरर बताएंगे इसके अंदर। चलिए अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या एरर है। ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको दिखाया था। ही इज गैम्बलिंग अलॉट बट व्हेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लेफ्ट हिम फॉर दिस इनइक्विटी ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड बिकेम अ होल न्यू पर्सन विद हेल्दी हैबिट्स। तो कह रहा है वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग कर रहा है, अभी भी जुआ खेल रहा है, लेकिन जब उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने उसे छोड़ा, लेफ्ट लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, पास्ट की बात चल रही है, किस चीज़ के लिए छोड़ा? उसकी इनइक्विटी के लिए। ये बेसिकली इमोरल बिहेवियर होता है, गलत काम जब इंसान कोई करता है, अनैतिक काम कोई करता है तो उसके लिए छोड़ दिया, और फिर उसको रियलाइज़ हो गई उसकी मिस्टेक। फिर से देखेंगे पास्ट की बात हो रही है तो वो बन गया एक नया इंसान, फिर से देखेंगे पास्ट की बात हो रही है तो मतलब कहानी जो है वो पास्ट की चल रही है। और अगर उसको रियलाइज हो गई है उसकी मिस्टेक और वो नया इंसान बन गया है हेल्दी हैबिट्स के साथ, तो मतलब वो जुआ खेलता था, अब नहीं। पास्ट की हैबिट बतानी है, और पास्ट की हैबिट के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा ही यूज टू गैम्बल अलॉट, ना कि ही इज गैम्बलिंग अलॉट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से उड़ाने की कोशिश करेंगे। Being born and raised in Hawaii, I have always loved being near nature more than the bustling city life. Bustling मतलब जहाँ शोरगुल बहुत ज़्यादा है। We used to going to the seaside every summer when I was a kid. जब मैं छोटा था तो हम सी साइड पे जाया करते थे। पास्ट की हैबिट बता रहा है। यूज टू के बाद V1 चाहिए आपको, ING कहाँ से आ गया? और यूज टू के बाद V1 सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है। यहाँ तो यूज टू है ही नहीं, इधर भी नहीं है आपका, इधर यूज टू है बट ING फॉर्म है, वो गलत हो गया आपका। तो मतलब सी आपका आंसर होना चाहिए कि वी यूज टू गो टू दी सी साइड। हम सब जाया करते थे जब मैं छोटा हुआ करता था, और यही मेन रीज़न है कि मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है इस फास्ट पेस्ड सिटी लाइफ में सेटल होने के लिए। चलिए जी, तो तीनों यूज़ आपको समझ में आ गए अच्छे से। मुझे एक छोटा सा आपको यहाँ पॉइंट और समझाना है, अगर इजाज़त हो तो समझा दे। चलो मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। एक सेकेंड, यहाँ पे ओके ठीक है, इधर समझ लेंगे हम लोग।
छोटा सा पॉइंट ये है कि अभी हमने पास्ट की हैबिट जानी, पास्ट की हैबिट के लिए स्ट्रक्चर आपने देखा वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है किया करता था, पास्ट की हैबिट है। बट एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी आता है, बट उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है और फिर बी की फॉर्म जनरली दिखाई देती है और फिर यूज्ड टू होता है, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है बेटा। यूज्ड टू के बाद आईएनजी तभी लगा रहे हैं जब यहाँ पे आपकी बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, और ये हैबिट ऑफ प्रेजेंट है। प्रेजेंट में अगर आप किसी चीज के आदी हैं तो तब हम ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आई यूज टू वॉक इन दी मॉर्निंग, तो मैं वॉक पे जाया करता था, पास्ट की हैबिट है। बट अगर मैं बोलूँ आई एम यूज टू वॉकिंग इन दी मॉर्निंग, तो मतलब मैं आज भी जाता हूँ, वॉक पे जाने का आदी हूँ, प्रेजेंट की हैबिट है। प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यूज करते ही हैं, ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं जब आप किसी चीज को लगातार करते हैं, उसके आदी हो चुके हैं। गैम्बल वाला एग्जाम्पल था, गैम्बल मतलब जुआ खेलना, तो आई यूज टू गैम्बल, मैं जुआ खेला करता था, पास्ट की, मतलब मैं नहीं खेलता था, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं जुआ खेला करता था, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आई एम यूज टू गैम्बलिंग, तो मैं जुआ खेलता हूं, ठीक है। मतलब अभी ये क्लिप काट के कहीं लगा मत देना, ये देखो तरुण सर एक्सपोज्ड, तरुण सर जुआ खेलते हैं और हमें यहाँ मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हैं। खैर, तो मैं जुआ खेलता हूँ मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं नहीं खेलता हूँ भाई, मैंने कभी ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाई है। तो आई होप दोनों स्ट्रक्चर में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया है। चलिए अब हम आते हैं इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के ऊपर। अभी तक हमने जितने भी बातें जानी, चाहे वो कंप्लीटेड एक्शन या फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही हो, या फिर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम की बात हो रही हो, या फिर अभी हैबिट ऑफ पास्ट वाला स्ट्रक्चर देखा, ये सब अफर्मेटिव थे, ठीक है। जैसे ही सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो है डिड। जैसे याद करो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी एक दो हेल्पिंग वर्ब आती थी, डू और डज, ऐसे ही सिंपल पास्ट में आती है डिड। अब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो बेटा, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब डिड सेम रहती है। बट जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट आया, उसके बाद डिड आया, नोट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, V2 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। बात सिंपल पास्ट की हो रही है, उसका नेगेटिव है बट उसमें V2 नहीं आता है क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। तो डिड सेकंड फॉर्म है, उसकी वजह से दोबारा से यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। सिमिलरली इसमें सब्जेक्ट कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, आगे आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सिंपल पास्ट की बात होने के बावजूद भी V2 नहीं आता है, V1 आता है। जैसे अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं तो ये बनेगा शी एट फूड, उसने खाना खाया, शी एट फूड। इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, पहले आएगा शी, फिर आएगा डिड, फिर आएगा नोट, और इसी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट। फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, शी डिड नॉट ईट फूड। इसी का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, शी सिंगुलर है तो डिड आया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो यहाँ सेकंड फॉर्म लगा के देगा। बहुत बच्चे डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये बहुत सिंपल एरर है, लेकिन बड़े बड़े स्पीकर्स भी करते हैं, बट आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसा बोल देते हैं शी डिड नॉट वेंट देयर, आई डिड नॉट न्यू हिम, ऐसा बोल देते हैं, जबकि सेकंड फॉर्म नहीं आती है डिड के साथ, ठीक है। ये सुना सुना नहीं लग रहा है, डिड शी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, थाना थाया, कुछ ऐसा सुना सुना लग रहा हो आपको, है ना, बाबू ने थाना थाया, है ना। मतलब मैं अगर एक जनरल बात करूँ तो एक होते हैं फेंकने वाले लोग, है ना, उसके बाद आते हैं फिर महा फेंकने वाले लोग, और फिर वो आते हैं जो ये कहते हैं कि बेबी तुम थाना नहीं थाओगे ना, मैं भी नहीं थाऊंगा, है ना। तो ये वही वाले हैं, बाबू ने थाना थाया, ठीक है। आप तो नहीं है ना उनमें से एक, अच्छा है नहीं है, तभी शायद तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली पढ़ना चाह रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, लाइफ का एक फेज़ है भाई, ठीक है। नया नया जब प्यार होता है तो भावनाएं उमड़ उमड़ के आती है, ठीक है, तो उसमें कोई गलत नहीं है ये चीज़। ये क्या हो गया, हाँ जी, कोई गलत नहीं है ये चीज़, अगर आप कर दे रहे हैं तो बाहर लोगों ने बदनाम कर दिया है, ऐसा करेंगे तो आप निब्बा निब्बी कहलाएंगे, है ना। और निब्बा निब्बी मड़ा मतलब बड़ा डेरोगेटरी वर्ड लगता है, हर्ट होती है उस चीज़ से कि हम अभी बच्चे हैं, है ना, हमारा मतलब प्यार जो है वो
सीरियस नहीं है। निब्बा का टैग लग जाने ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है सीरियस नहीं है, ऐसा टाइम पास है और अभी ख़त्म हो जाएगा। ये माइंड फॉर एवर कह तो दिया है, लेकिन ये फॉर एवर 1 महीना ही है इनका, बस है ना, ऐसा फील होता है। बट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे सर आप अपनी बात जस्टिफाई कर रहे हो, सब समझ में आ रहा है। नहीं नहीं भाई, ठीक है, मैं एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ। सब ऐसे ही होते हैं, अंदर सब ऐसे ही होते हैं, बाहर सब कूल बनते हैं, ठीक है। चलो, हाँ बट इतना नहीं है थाना थाया ये ज़्यादा है खैर, चले आगे। डिड शी गो टू कॉलेज और शी डिड नॉट गो टू कॉलेज सही है, या वेंट करूंगा तो गलत हो जाएगा, इधर भी वेंट करूंगा तो बेटा गलत हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बनाओ इसके अंदर, जल्दी से बताएंगे। He was late for his presentation because the train had not arrived on time yesterday and that's the reason he lost his chance of getting promoted. आपने देखा यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है yesterday, yesterday का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, बट यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा, और वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यस्टरडे है, सिंपल पास्ट चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, बट यहाँ पे नोट है तो उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो ट्रेन आपका सब्जेक्ट है, हैड नहीं आएगा बेटा, डिड आएगा, आगे नोट है, और अराइव्ड नहीं आएगा, अराइव आएगा। क्या बनेगा, द ट्रेन डिड नॉट अराइव ऑन टाइम यस्टरडे। आई होप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप एक बार जल्दी से 2 सेंटेंसेस पर नजर डालेंगे, बताइए इनके अंदर क्या मिस्टेक है। इजी लग रहा है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, चीजें समझ में आ रही हैं, आसान लग रही हैं। कोई बात नहीं, अगर 2-4% डाउट आ रहा है तो वो आने वाले चैप्टर में अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं 1000 बार आपको ये बात बोल चुका हूँ, यस और नो, तो अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी। देख लिया जी सबने, चलो जी। अब इसको सीखने के लिए जो टेंस हमें पढ़ना है उसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये जानना है कि कब विल आता है कब शेल आता है, तो बड़ी बेसिक सी कहानी है कि जब सब्जेक्ट आई और वी का यूज हो तो हम लोग यूज करते हैं शेल का, बट अगर सब्जेक्ट ही शी इट यू दे हो तो हम लोग यूज करते हैं विल का। अब आप सोच रहे होगे बट सर मैंने न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में बहुत जगह आई और वी के साथ विल का यूज होते हुए भी देखा है, और बहुत बार ही शी इट यू दे के साथ शेल का यूज होते हुए भी देखा है। तो आपने बिल्कुल सही देखा है, बिल्कुल यूज होता है, आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है, बट वो कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, बस उन्हीं केसेस में होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में होता है। जैसे कि किसी को थ्रेट देना हो, या कोई डिटरमाइन आपने कोई चीज़ कर रखी है, किसी को कुछ प्रॉमिस करना है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ केसेस होते हैं, उनमें होता है। तो आप बोल रहे होंगे सर बता दो फिर वो कौन कौन से केसेस हैं, तो भाई उनका डिस्कशन अभी नहीं करना है, उनका हम लोग मॉडल चैप्टर में जाके करेंगे, क्योंकि विल शेल आपको पता है मॉडल्स वर्ब यूज होती है, मॉडल वर्ब में आती हैं ये, है ना। तो उनका डिस्कशन हम वहां पे करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल आप इतना जानेंगे, आई और वी के साथ शेल आता है, इनके साथ विल आता है। क्योंकि अगर मैं वो समझा दूंगा तो फिर सारी कहानी बिगड़ जाएगी। अभी आप जो मुझे टेंस से रिलेटेड बात बतानी है वो नहीं समझ पाओगे आप, मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। तो आई और वी के साथ शेल आता है, ही शी इट यू दे के साथ विल आता है। बट अगर आपको कहीं पे आई और वी के साथ विल लिखा हुआ दे दिया है तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसे एरर नहीं आते हैं, तो आप उसे सही मानेंगे। ही शी इट यू दे के साथ शेल लिख के दे दिया है सामने वाले ने, तो आप गलत नहीं करेंगे, वो सही मानेंगे उसे। बट अगर आप खुद से कभी लिख रहे हैं तो आई और वी के साथ शेल लिखें, इनके साथ विल लिखें। कब तक, जब तक मॉडल चैप्टर ना पढ़ लें, वो पढ़ लेंगे तो और बारीकी इसकी समझा दूंगा, ठीक है। अब एरर कैसे आते हैं, टेंस से कैसे एरर आते हैं, क्योंकि चैप्टर अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उसी तक हम स्टिक कर रहे हैं। टेंस के एरर कैसे आते हैं, तो सबसे पहले आप इस सिंपल स्ट्रक्चर का यूज जानिए। तो ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज हम पहले भी बात करके आए हैं कि ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में होंगे उनके लिए यूज करते हैं। जैसे वो शाम को 6 बजे आएगी और हम या तुम जो है जाओगे कॉलेज टुमारो, दोनों में फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में सब्जेक्ट विल शेल फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल शेल फर्स्ट फॉर्म, बेसिक सा यूज है। तो ठीक है, बचपन में वैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, गागे होगा तो फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा तो ये यूज करेंगे। बट अभी आप देखिएगा गागे से बस लीला अपरंपार हो जाती है भाई। इफ यू विल कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस, व्हेन इट विल रेन द प्लांट विल ग्रो। ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं ना इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है,
अच्छा क्या ये एक ही सेंटेंस है? हाँ जी, तो ये दो दो क्या है, दो क्लोज हैं। अगर मैं मीनिंग पूछूं, बच्चे मीनिंग ये निकालते हैं, अगर तुम मुझे कॉल करोगे, गे गागेगी वाला है ना, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा, समझ रहे हो? गा गे गी गा गू है ना, गू नहीं ये ज्यादा होगा। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए। इफ यू विल कॉल मी आई गिव यू द एड्रेस, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा। तो बच्चा सोचता है यहां पे भी फ्यूचर की बात हो रही है, वहां पे भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए तो सर ने अभी बताया था विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो उसमें देखा सब्जेक्ट विल शेल फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल शेल फर्स्ट फॉर्म, तो सही तो लिखा हुआ है, बट ये गलत है सेंटेंस। एक्चुअल में इसकी हिंदी ये नहीं होती है जो आपने निकाली, इसकी हिंदी होती है अगर तुम मुझे कॉल करते हो तो मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा। बट हम वही वाली बात हिंदी से करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हिंदी से कंफ्यूजन होती है। तो क्या करें, तब इसको समझिएगा। सेम बात यहाँ पे है कि जब बारिश होगी तो प्लांट ग्रो करेंगे, निकाल तो ले रहे हैं हिंदी, और हिंदी से जच भी रहा है कि यहाँ पे भी फ्यूचर, यहाँ पे भी, और दोनों जगह आया भी हुआ है, बट फिर भी गलत है। गलत इसलिए कि जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस आपके सामने आए और उस एक सेंटेंस के दो क्लोज हो, क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2, और दोनों ही क्लोजेज में अगर फ्यूचर की बात हो रही है, यहां पे भी देखो विल शेल है, उधर भी देखो विल शेल है, और उन दोनों में से किसी भी एक क्लोज में अगर कोई कंडीशन या कोई टाइम बताने वाला शब्द गिवन है, कोई टाइम या फिर कोई कंडीशन बताने वाला शब्द गिवन है, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो एड्रेस दूंगा, अगर है ना, तो कंडीशन बताने वाला है। जब बारिश होगी तो प्लांट ग्रो करेंगे, जब टाइम बताने वाला है ना, तो टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड गिवन हो तो उस पार्ट में हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पे आप विल शेल हटाएंगे, इधर से भी विल शेल हटाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यू तो प्लूरल होता है तो आगे वर्ब प्लूरल रहेगी, तो बस कॉल लिखा रहेगा, इफ यू कॉल मी। बट इट सिंगुलर होता है तो आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी, तो क्या हो जाएगा? व्हेन इट रेन्स द प्लांट विल ग्रो। इफ यू कॉल मी और व्हेन इट रेन्स। आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। पढ़ो, जो बात मैंने बोली क्या वही लिखी हुई है। अगर दो सिचुएशन है फ्यूचर की यूज होती हैं किसी एक ही सेंटेंस में, और किसी भी एक पार्ट में टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड है, तो उस पार्ट में विल शेल का यूज नहीं होता, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब आप बोलोगे वो बात तो ठीक है सर, ये तो आपने बताया कि टाइम और कंडीशन बताने वाले वर्ड्स थे, मैं कैसे पहचानूंगा? क्या और भी कोई टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, कंडीशन वाले भी हैं, जिनको देखते ही आप लोग, आपकी तो स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये पता होने चाहिए आपको। If, when, till, until, unless, as soon as long as, in case, provided that, before, after, ये सब टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड हैं। सेंटेंस में कभी भी दिख जाए इनके बाद आप लोग फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है? इफ का मतलब पता है, व्हेन का मतलब है। टिल और अंटिल में क्या डिफरेंस है? टिल का मतलब होता है जब तक, अंटिल का मतलब जब तक नहीं, बस ये नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब यदि नहीं, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, इन केस का मतलब अगर, प्रोवाइडेड दैट का मतलब शर्त यह है कि, बिफोर आफ्टर आप लोग जानते हैं। एक काम करते हैं, आप जो बात मैंने बताई यहां पे एक बार जल्दी से देखो, वही बात है, एक ही सेंटेंस है, दो क्लोज हैं, दोनों फ्यूचर के। जिस भी पार्ट में टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड होगा उस पार्ट से हम फ्यूचर हटाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा देंगे। इट है तो रेंज कर देंगे बस। यू है तो कॉल ही रहेगा, या ही होता तो कॉल्स हो जाता। तो आप एक बार स्पीड खींच के मुझे जल्दी से बता देंगे। आप एक्यूरेसी देखिए, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। सुनने में बढ़िया लगता है, एक ही सेंटेंस है, इधर फ्यूचर इधर फ्यूचर, इसमें टाइम और कंडीशन बताने वाला वर्ड है तो इसके साथ विल शेल नहीं आता, तो यू प्लूरल है तो वर्क रहेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अच्छा, आप ये मत सोचना कि विल के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो ये सेकंड फॉर्म कैसे आ गई। बेटा ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है। सक्सीड का मतलब कामयाब होना, सक्सीडेड होती है इसकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम कामयाब नहीं होगे। I shall help him to get the job provided that he will give me 60K। देखो,
आई शैल हेल्प हिम एक क्लोज है, दूसरा क्लोज ही विल गिव मी है। अब बताओ कौन से पार्ट से विल शैल हटाऊंगा? बच्चे रट लेते हैं, बस पहले वाले पार्ट से हटाने लग जाते हैं। मैंने कहा था जिस क्लोज में टाइम या कंडीशन बताने वाला शब्द आ जाए। अब आप देखेंगे प्रोवाइडेड दैट यहां पे है, तो मतलब इसके बाद वाले क्लोज से आप लोग विल शैल हटाएंगे कि मैं मदद करूंगा उसकी जॉब दिलाने में, शर्त यह है कि उसे देने होंगे 60,000 रुपए, शर्त यह है कि, तो इधर से विल हटाएंगे, ही आपका सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, तो अनलेस ही गिव्स मी 60,000 रुपीज, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। अभी बड़े सेंटेंस भी देखेंगे, ठीक है। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई, क्लोज नंबर 1, बिफोर द रेन विल फॉल, क्लोज नंबर 2। तो बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज के बाद आप लोग विल शैल का यूज नहीं करेंगे। रेन आपका अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर होता है, तो फिर वर्ब भी आपको कैसे बनानी पड़ेगी? सिंगुलर बनानी पड़ेगी। इसमें बताओ जल्दी से। Richard is tired of traveling in public buses to commute to his office. He shall buy a motorcycle as soon as the price will come down. रिचर्ड जो है वो थक चुका है ट्रैवल कर करके पब्लिक बसेस में अपने ऑफिस तक कम्यूट करते वक्त। अब वो क्या करेगा? मोटरसाइकिल खरीदेगा जैसे ही प्राइस जो है नीचे आते हैं। तो एक क्लोज ये है, दूसरा क्लोज ये है। एज सुन एज के बाद वाले क्लोज से विल शैल हटाएंगे, प्राइस सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, एज सुन एज द प्राइस कम्स डाउन आएगा। क्लियरिंग द एग्जाम, वही क्वेश्चन आ गया। क्लियरिंग द एग्जाम वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ करियर, शी गोज फॉर द ट्रेनिंग व्हेन शी रिसीव्स द कॉल लेटर। यहां उल्टा है, ध्यान से देखना। ये आपके सामने एक ही सेंटेंस है, ये टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड है, उसके साथ ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस अब है। शी विल रिसीव नहीं है, शी रिसीव्स ही है। बट दूसरे क्लोज में तो विल शैल ही होता है ना, वो कहां गया भाई? नहीं समझे मेरी बात? दोनों फ्यूचर के हों और जिसमें टाइम या कंडीशन वाला हो उससे विल शैल हटाते हैं ना, बाकी में तो फ्यूचर रहता ही है ना दूसरे वाले में। तो इन्होंने दोनों जगह ही प्रेजेंट लगा दिया, तो टाइम या कंडीशन के बाद तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट यहां से उसने विल शैल हटा दिया तो हमने लगा दिया भाई, उल्टा कर दिया इसने। अब समझ में आया कि नहीं? तो क्लियरिंग द एग्जाम वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ करियर, शी विल गो फॉर द ट्रेनिंग व्हेन शी रिसीव्स द कॉल लेटर। अच्छा, ये क्लियरिंग से कैसे शुरू हो रही है, ये सब्जेक्ट कैसे बना हुआ है, ये उसकी वर्ब कैसे है, ये सब हम जेरेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ये जेरेंड है, ये जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट है, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। आप मेन चीज देखिए अभी जिसकी बात हो रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। My friends keep recommending this particular movie, but I have a presentation to complete. Unless I am having enough time, I'll not watch the film. Unless शब्दों को याद करना पड़ेगा, और याद कैसे होंगे? प्रैक्टिस कर करके। तो अभी तो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिस सेशंस आप लोग करेंगे तो उसके अंदर इन्हीं कॉन्सेप्ट को 10-10, 20-20 बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बिल्कुल। Unless I am having enough time, I'll not watch the film. यदि मेरे पर टाइम नहीं होगा तो मैं नहीं देखूंगा। तो अनलेस के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, ये तो नहीं है। एम हटाओ, हैविंग हटाओ, आई प्लूरल होता है तो उसके बाद क्या लगाएंगे? अनलेस आई हैव इनफ टाइम आई विल नॉट वॉच द फिल्म। दूसरे में विल शैल है, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोचेंगे सर हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है? तो आप भूल गए कि यहाँ पे हैव जो है इकलौता आया हुआ है, किसी और वर्ब के साथ नहीं आया है। तो जब इकलौता आया हुआ है तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। और जब भी हम किसी भी शब्द को मेन वर्ब कहते हैं तो उसकी 5 फॉर्म होती है, याद करो। हैव की पहली फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है बेटा, थर्ड फॉर्म ये है, फोर्थ फॉर्म आपकी हैविंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म एस या ई एस वाली है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? और फर्स्ट फॉर्म वाला कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सभी बच्चों को समझ। अनलेस आई हैव इनफ टाइम, अगर मैं बोलूँ ना कि आई हैव अ कार, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। कंफ्यूज नहीं होना, हैव इकलौती आई हुई है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। मैंने बोला कि शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि बी की फॉर्म इकलौती आई हुई है, मेन वर्ब का काम कर रही है। मेन वर्ब का काम कर रही है तो कोई तो फॉर्म होगी। तो बी एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर सेकंड होती है, बीन थर्ड होती है, बीइंग फोर्थ होती है, और इज फिफ्थ होती है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है एस या ई एस वाली फॉर्म है ये। तो अगर एस या ई एस वाली कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब ना मुझे एक बात ध्यान आ रही है एक्चुअल में, मैं आपको समझाता हूं क्या बात है। ये क्वेश्चन अभी बनाते हैं,
जब मैं इंग्लिश मतलब सीख रहा था, तो जब मैंने कहीं से कुछ पढ़ा नहीं था, किसी टीचर से नहीं सीखा था, तो उससे पहले मैं बुक से पढ़ने की कोशिश करता था या फिर यूट्यूब से लेक्चर्स डाउनलोड करके खुद से ही सीखता था, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ता था, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ आपने पढ़ा होगा, अभी फैक्ट वाली चीज़ पढ़ी होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ होता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होता था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने बहुत बार सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मैं ये सोचता था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, किसी ने समझाया नहीं भाई। इवन जब मैंने पढ़ा सीखा, उसके बाद भी मुझे टीचर्स के थ्रू भी ये बात नहीं पता लगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे, ना कभी हमने पूछने की कोशिश की, क्योंकि सोचते ही नहीं थे इतना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब फैक्ट है एक तरीके से, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिखा हुआ है, तो मैं सोचता था सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो मतलब ये होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। फिर देखता था यहाँ तो है ही नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। फिर पता लगा भाई ये हेल्पिंग वर्ब तो होती है, ये मेन वर्ब भी होती है, इकलौती आई हुई है। और अगर मेन वर्ब है तो कोई तो फॉर्म होगी। अब पांचों फॉर्म आपको याद है, BMR फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्स वर आपकी सेकंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड होती है, बीइंग आपकी फोर्थ होती है, और इज आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ये SEIS वाली फॉर्म है, और SEIS वाला कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये चक्कर था। बट अब वही वाली बात है, जब आप टीचर बनना चाहते हो, दूसरों को पढ़ाना चाहते हो, तब आप ज़्यादा गहराई में जाते हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। बाद में जाके सारी चीज़ें समझ में आई कि ऐसे कनेक्शन बनते हैं। खैर, आपको जल्दी मिल जा रही हैं चीज़ें। क्वेश्चन है ये वही वाला, बताओ। यू विल नीड टू अच्छा, सेंटेंस की लेंथ देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, जो चीज़ समझाई हो उसी को पकड़ो बीच में बस। अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जब मिसलेनियस चलेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा मिसलेनियस को कैसे अटेम्प्ट करना है। You will need to maintain this pace of understanding and learning things unless you will get your dream job। कि अगर आप, वो कह रहा है आपको मेंटेन करना है इसी स्पीड को अंडरस्टैंड करने की और लर्न करने की, यदि लर्निंग थिंग्स अनलेस यू विल गेट योर ड्रीम जॉब, ठीक है। यू विल नीड टू मेंटेन दिस पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग थिंग्स अनलेस यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। मेरे ख्याल से यहाँ पे अंटिल आना चाहिए ना, टाइम का रेफरेंस आ रहा है, कंडीशन का रेफरेंस थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे अंटिल आनी चाहिए। अनलेस अंटिल हम लोग एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। आपको मेंटेन करना है यही पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड। किस स्पीड को मेंटेन करना है, समझने की और लर्न करने की, इसी स्पीड को मेंटेन करना है जब तक आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती है। तो टाइम का रेफरेंस है ना, वो गलत लिखा हुआ है, तो अनलेस नहीं आएगा, यहाँ अंटिल आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये, हालांकि अनलेस अंटिल वाली एरर नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है। अब दूसरी बात, वो भी तो टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड है, उसके साथ विल शैल कहाँ आता है, तो विल हटाओ, यू प्लूरल है तो सिर्फ गेट आएगा। तो अभी आपको मेंटेन करना है इसी स्पीड को, चीज़ों को समझने की और लर्न करने की, जब तक आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती है। तो बस इसी को मेंटेन करते रहो। तो आपने देखा यहाँ पे 1% चांस नहीं है कि आप मिस्टेक कर दें और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए, अगर आप उन शब्द को पकड़ते हैं जो शब्द मैंने आपको लिखवाए। तो टाइम का रेफरेंस दे के टेंस चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। आई शैल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम प्रोवाइडेड दैट यू विल साइन माई रिपोर्ट कार्ड एज अ गार्जियन। आई बंक्ड टू मेनी लेक्चर्स दिस सेमेस्टर। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस प्रॉब्लम को डील करने में, शर्त यह है कि तुम साइन कर दो मेरे रिपोर्ट कार्ड को। तो प्रोवाइडेड दैट के बाद फ्यूचर नहीं आता, यू प्लूरल है तो साइन आएगा। प्रोवाइडेड दैट यू साइन माई रिपोर्ट कार्ड एज अ गार्जियन, ठीक है। खुद किया आपने कभी पापा के साइन, स्कूल में टेस्ट में नंबर कम आए हो, बोला हो कि साइन करवा के आने हैं, ठीक है। मैं तो एक टाइम पे ऑलमोस्ट सारी क्लास का पापा था, सच बताऊं तो। कहने का मतलब है कि मैं साइन थोड़े सही कर दिया करता था, तो सभी बच्चे मुझसे आगे ही करवाते थे। तो बचपन में मौका मिला है पापा बनने का। चलो जोक्स अपार्ट, अच्छी लगती थी बचपन में, बड़ा कूल लगता था ना, दोस्तों को चढ़ाने में बड़ा मजा आता था। इधर बाप से साइन करा। चलो, आई शैल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम प्रोवाइडेड दैट यू साइन माई रिपोर्ट कार्ड एज अ गार्जियन। तो मैंने बंक किए हैं टू मेनी लेक्चर्स दिस सेमेस्टर, वो बता रहा है अपना, ठीक है भाई।
चलिए जी अगली टाइप पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो हम पहले देखेंगे भाई क्वेश्चन